चलिए, तो अब क्या करता हूं, मैं पूरी बातों को कंक्लूड कर देता हूं। और एक बात, मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 12th बोर्ड में भी मिलेगा, नीट में भी मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा इनको मैं अच्छे से डील कर ही देता हूं ताकि 12th में ब्रेस्ट को पढ़ाना ही ना पड़े, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, ये सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या है, निप्पल है। सीक्वेंस याद होना चाहिए, मिल्क पाथवे, ये निप्पल है, ठीक है। निप्पल में जो पोर होता है लगभग 0.25 सेंटीमीटर के आसपास छेद होता है, ठीक है। वो तो क्या है, पोर, निप्पल पे पोर है। अच्छा, इस पोर का मैं नंबर बता रहा हूं, ये पोर लगभग 15 से 20 होता है। कितना, 15 से 20 नंबर बताया मैंने, ठीक है। उस पोर, कई सारे पोर हैं, और उस पोर का एक्चुअल में जो डिस डक्ट का वो पोर है, उस डक्ट का नाम है लेक्टिफेरस डक्ट। क्या नाम है, लेक्टिफेरस डक्ट। जब आप डक्ट के अंदर जाएंगे तो एक्चुअल में डक्ट आपको एक जगह फुला हुआ दिखेगा, उस फुले हुए पार्ट को कहते हैं एम्प्यूला। पूरा सीक्वेंस में लिख रहा हूं, एम्प्यूला, ठीक है। और उस एम्पुला में कई सारे फर्दर डक्ट खुले होते हैं, जिस डक्ट का नाम है मेमोरी डक्ट। क्या नाम है उसका, मेमोरी डक्ट, ओके। और उस मेमोरी डक्ट में कई सारे छोटे छोटे से ट्यूब आके खुले हुए हैं, जिसका नाम है मेमोरी ट्यूब्यूल। क्या नाम है, मेमोरी, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल। और वो बेसिकली जाके एल्बुलाय बनाया हुआ है, ये देखो ऐसे। अरे यार इतना लेट क्यों आते हो, यही दिक्कत है। कितना टाइम हुआ, क्लास एंड होने वाली है और आप इतना लेट आ रहे हो। ऐसे मत करो। हाँ, तो ये क्या है, मेमोरी ट्यूब्यूल, अब नहीं दूंगा एंट्री, और ये है एल्वुलाय, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, और ये आपके एग्जाम में आता है। ये क्या है, एल्वुलाय। अब आप लोग खुद कनेक्ट कर लोगे कहां से मिल्क बना और अच्छा, ये सारा एल्वुलाय ही है। अब मैं एक बार बताऊं, यहाँ पे किसका नंबर फिक्स है, किसका नंबर फिक्स नहीं है। जैसे देखो 15 से 20 छेद है, तो 15 से 20 क्या होंगे, लेक्टिफेरस डक्ट होंगे, 15 से 20 होता है। एम्पुला भी 15 से 20 होगा। बाकी सबका नंबर वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एल्वुलाय। कई सारे एल्वुलाय होंगे, कई सारे मतलब कई सारे, बहुत सारे एल्वुलाय हैं, ठीक है। इसका लास्ट में भी एल्वुलाय, एल्वुलाय ही एल्वुलाय है। एल्वुलाय का इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बता दिया, मिल्क जहां बनता है। और ये पूरा कवरअप्ड है इस तरीके से, इस तरीके से। तो उसमें तो एक एक ये क्या हो गया, एल्वुलर सेक, और उस पूरे को मिला के आप क्या बोल सकते हो, एल्वुलाय, ठीक। तो जैसे मान लो कि इसको मैंने क्या बोला, एल्वुलर सैक, और ये पूरा मिला के क्या कहलाएगा, एल्वियोलाय, एल्वियोलाय, ठीक। अब जब एक बात, आप यहाँ पे पोर 15 से 20 है, तो डक्ट भी 15 से 20 होंगे, लेक्टिफेरस डक्ट। तो एम्पुला भी 15 से 20 होंगे। और यहाँ पे भी मिल्क स्टोर हुआ कितना दिन, तो लगभग 1.5 महीना के आसपास। यहाँ पे भी मिल्क का कंसंट्रेशन चला, क्योंकि जब यहाँ मिल्क पूरा फुल हो चुका होगा, तो थोड़ा बहुत मिल्क ओवरफ्लो होकर यहाँ आ गया होगा, यहाँ पे भी मिल्क का स्टोरेज चलता रहा, कोई बात नहीं, इससे आगे नहीं गया। अब क्या हुआ, आपको पता है कि इसके पूरे पर रिसेप्टर लगा हुआ है। मैं पूरे पे ऐसे ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, आप समझ लेना। अभी मैंने बनाया था पिछले बार डायग्राम में, पूरे यहाँ पर रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है। और ये क्या एक्चुअली मायो एपिथेलियम लेयर है, इसके ऊपर रिसेप्टर है। किस चीज का रिसेप्टर है इसके ऊपर, अभी बताया मैंने, ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर है, ओके। तो ये एक कंप्लीट डायग्राम हो गया। तो कोई भी पूछे मिल्क का पाथवे बताइए, तो आप उसको बोलोगे सबसे पहले मिल्क बना एल्वुलाय के अंदर, एल्वियोलर सेक में, उससे आया मेमोरी ट्यूब्यूल, ये जो ब्राउन वाला है, उससे आया मेमोरी डक्ट, उससे आया एम्प्यूला, उससे आया लेक्टिफेरस डक्ट, उससे बाहर पोर, और पोर से कई सारे पोर को होते हुए निप्पल से बाहर निकल गया और बेबी के माउथ में चला गया, बेबी के माउथ में चला गया। ये है आपका एग्जाम का क्वेश्चन, मिल्क पाथवे बताइए, ठीक। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करूंगा और आपको बताना है। इस पूरे मिल्क सिंथेसिस और मिल्क रिलीज के दौरान मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन कौन है, आंसर प्रोलैक्टिन। मिल्क सिंथेसाइजिंग प्रोलैक्टिन, मिल्क फॉर्मिंग प्रोलैक्टिन, लेकिन मिल्क इजेक्टिंग कौन है, आंसर ऑक्सीटोसिन। ऑक्साइटोसिन। एल्वुलाय का ग्रोथ कौन करवाता है, एल्वुलाय का, बैलून का, प्रोजेस्टेरॉन।
जितने भी डक्ट हैं उसका ग्रोथ कौन करवाता है? एस्ट्रोजन। मैंने कहा था ब्रेस्ट में चारों हार्मोन का रिसेप्टर होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इसके साथ प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। क्या चारों हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ है ब्रेस्ट में? सभी बच्चे को क्लियर, एक बार अंगूठा दिखा दीजिए, सभी बच्चे को क्लियर है तो अंगूठा दिखा दीजिए। मैं डायग्राम में भी लिख देता हूं। ये है ये वाला ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, OR, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। यहां पर ये वाला ये है प्रोलैक्टिन रिसेप्टर, PR, प्रोलैक्टिन रिसेप्टर। इसके साथ साथ इसी सब पर है प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, PR। यहाँ प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर है और यहाँ प्रोलैक्टिन रिसेप्टर है, ठीक है। देन इस सारे डक्ट पर पूरे डक्ट पर, इवन एल्वुलाई पर, पूरे पर क्या है? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। चारों हार्मोन अपना अपना काम कर दिया, ठीक। बढ़े आगे। सर एस्ट्रोजन रिसेप्टर था। अच्छा सॉरी, एस्ट्रोजन, हाँ ठीक है। एस्ट्रोजन OES भी होता है और ES भी होता है, ठीक है। तो लो एस्ट्रोजन रिसेप्टर मैंने लिख दिया, सेम स्पेलिंग, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ठीक है। नाउ अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, 12th की एनसीईआरटी में। इस लाइन का मतलब कौन समझा पाता है? मैं देखता हूं, जिनको इस लाइन का मतलब समझ में आ जाए अंगूठा दिखा देना, मैं उनसे पूछ लूंगा आप क्या समझे। एनसीईआरटी ने लिखा है, हिंदी में बता रहा हूं, कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ जाता है, लेकिन ये प्रोजेस्टेरॉन मिल्क का सिंथेसिस नहीं करता, लेकिन मिल्क के फॉर्मेशन का अमाउंट बढ़ा देता है। क्या इस लाइन को कोई समझा सकता है कैसे? फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है, बढ़ता है, यह क्योंकि था 12th में आप पढ़ोगे कैसे बढ़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान बढ़े हुए प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट मिल्क सिंथेसिस तो नहीं कराता, लेकिन मिल्क सिंथेसिस के अमाउंट को बढ़ा देता है। कैसे? कौन सा जवाब दे सकता है कैसे? आप प्रोजेस्टेरॉन का रोल सोचिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। एनीवन आंसर देना चाहेंगे? हिमांशु श्रीवास्तव। सर अल्वेलियर सैक में मतलब बढ़ा देता है अमाउंट। नो सर, नहीं पता। अरे सिंपल है भाई। चलो मैं कहता हूँ उसको, मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। कोई बड़ा 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल में मान लो कि 20 अच्छे स्टाफ रहते हैं जो एकदम टेस्टी खाना बनाते हैं। कल को उस होटल में कोई बड़ी पार्टी हो गई, तो क्या 20 स्टाफ से काम चल जाएगा? नहीं, क्योंकि तो डेली का उनका बिक्री था ना। आज बड़ी पार्टी कर रहे हैं उस होटल में, तो अगर बड़ी पार्टी कर रहे हैं तो सब कुछ वही रहेगा, बस होटल वगैरह वही है। बस क्या करो, वहां पे स्टाफ का नंबर बढ़ा दो, तो जो पार्टी में ज्यादा खाना खाना है उसका काम हो जाएगा। तो अगर मान लिया जाए कि जितना नॉर्मल सरफेस एरिया है एल्वेओलर सेक का, बैलून का जितना नॉर्मल सरफेस एरिया है उतना है, तो है, होटल है तो है, अभी पार्टी नहीं चल रहा। अब पार्टी चलना है तो वहां पे स्टाफ का नंबर बढ़ाओ। उतना को सरफेस तो बढ़ा के कौन रखा है जितना नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है। लेकिन कल को जब बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारा मिल्क बना के रखना है, क्या बच्चा आते ही मिल्क डिमांड करेगा, तो उस दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, और प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ा हुआ लेवल एल्वेओलर सेक के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और ज्यादा सरफेस एरिया मतलब मोर नंबर ऑफ सेल इन एल्वेओलर सेक, मतलब मोर नंबर ऑफ स्टेडिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, तो मोर नंबर ऑफ मिल्क सिंथेसिस, मोर टाइम्स ऑफ मिल्क सिंथेसिस, और इस कदर इनडायरेक्टली मिल्क सिंथेसिस बढ़ जाता है। क्योंकि जितना ज्यादा होगा स्टेडिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, उतना ज्यादा रिसेप्टर होगा प्रोलैक्टिन का, तो प्रोलैक्टिन उतना प्रॉपरली एक्ट कर पाएगा, उतना ज्यादा मिल्क का सिंथेसिस होगा। सो दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फीमेल का ब्रेस्ट का साइज इनलार्ज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप जज कर सकते हो अपने। आप इसको जब जज करोगे तो आपको यह भी देखने को मिलेगा कि प्रेगनेंसी के 6 महीने के बाद फिर उसका ब्रेस्ट साइज थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। कारण समझ गए होंगे, क्योंकि अब प्रोजेस्टेरॉन हाई अमाउंट में नहीं रहा, और नहीं रहा तो सरफेस एरिया नॉर्मल जितना रहता है उतना ही रहना है, बस यही कारण। अच्छा, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दो सेम एज की लड़की है, एडल्ट है, दो सेम एज की लड़की है, दोनों का ब्रेस्ट साइज डिफर ड्यू टू, आंसर बताओ कुछ। और मैंने कहा दोनों नॉर्मल हेल्दी है, दोनों नॉर्मल हेल्दी है मतलब दोनों में हार्मोन सेम लेवल का है,
नॉर्मली हेल्दी फीमेल है दोनों, तो फिर भी दोनों का ब्रेस्ट का साइज डिफर कर रहा है, व्हाई? सर ड्यू टू अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। नहीं, बोल तो दिया मैंने, नॉर्मल हेल्दी है दोनों, मतलब दोनों में हार्मोन सेम है, सेम एज का बोल दिया तो सेम हार्मोन। अब सुनो, अभी मैंने आपको कहा यहाँ पे भी एक एल्वुलाई बना होगा, यहाँ पे भी एक एल्वुलाई बना होगा, और एल्वुलाई एल्वुलाई के बीच में फैट होता है, अभी बताया था, फैट फैट। दोनों सेम एज की लड़की है। अब एक वो बचपने से खाई है अर्गर बर्गर डरगर हॉट डॉग कॉल डॉग कुत्ता बिल्ली सब खाती है, मतलब फैट ज्यादा खाती है। कौन कौन डॉग आता है, ठीक है, तो वो पिज्जा उज्जा में क्या फैटी चीजें ज्यादा है, तो फैटी चीजें ज्यादा है तो उसके ब्रेस्ट के नंबर ऑफ एल्वुलाई उतने सेम एज के हैं तो हार्मोन सेम रहे होंगे, लेकिन फैट का डिपोजिशन ज्यादा हो गया तो ब्रेस्ट का साइज बढ़ गया। और ये कोई अच्छा बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा फैट बढ़ा रहा है ना तो बाल में मिल्क सिंथेसिस में प्रॉब्लम आता है। ना तो बहुत ज्यादा बड़ा ब्रेस्ट का साइज अच्छा, ना बहुत कम, क्योंकि बहुत कम है तो मिल्क सिंथेसिस कम होगा, अब बहुत ज्यादा है तो नंबर ऑफ एल्वुलाई नहीं बढ़ा है, बढ़ा है फैट, फिर बाद में एल्वुलाई एक्सपांड नहीं हो पाएगा, मिल्क सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, बच्चों को मिल्क की कमी होगी, दिक्कत हो जाएगा। एवरेज साइज सही है, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, एक 25 साल की बच्ची है और एक 14 साल की बच्ची है, उन दोनों का, दोनों नॉर्मल हेल्दी है, नॉर्मली हेल्दी है, लेकिन एक का एज मैंने बताया क्या 25 साल, एक का एज मैंने बताया 14 साल। फिर मैंने एक टर्म कंडीशन लगा दिया कि दोनों सेम टाइप के डाइट पर डिपेंड करती है, फिर भी दोनों का ब्रेस्ट साइज डिफर है। अब बताओ आंसर कौन बताना चाहेगा, क्यों? दोनों का ब्रेस्ट साइज अलग अलग है, और आपको ये भी बताना होगा किसका ज्यादा किसका कम। सर एक का प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से मतलब ज्यादा बड़ा हो, किसका? 25 साल की जो है उसका। बस यही आंसर है, क्योंकि अगर दोनों नॉर्मली फिजियोलॉजिकली चल रही है तो 25 साल वाली का फिजियोलॉजी ज्यादा चल रहा होगा, उसका तो न जाने कितना बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया होगा, कितना बार प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन आ गया होगा। 14 साल वाली का तो 1 से 2 बार मुश्किल से आया होगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, 1-2 बार साइकिल चला हो मुश्किल से, वो भी शायद ना चला हो, मे बी 17-18 साल में प्रॉपरली स्टार्ट होता है, नॉर्मली 13-14 साल में, तो उसका तो 2-3 बार साइकिल चला है, अगर चला है तो उसका तो लगभग 8-9 बार साइकिल चल चुका है, 8-9 बार कहते हैं 8-9 साल चल चुका है, इसका 1-2 साल चल चुका है, नॉट टाइम्स, 1-2 साल, उसका 8-9 साल, तो उसका ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेस्टेरोन लाइफ में आया है, इसका कम आया है। फिर मैंने एक कंडीशन लगा दिया है कि दोनों सेम टाइप ऑफ डाइट पर डिपेंडेंट है, मतलब ये भी दाल भात चावल रोटी वोटी खाती है, वो भी दाल भात चावल रोटी, ज्यादा फैटी कोई नहीं खा रही है, अगर ये पिज्जा खा रही है तो वो भी पिज्जा खा रही है, ये बर्गर खा रही है वो भी बर्गर खा रही है, ये मोमो वो भी मोमो, सेम टाइम ऑफ डाइट है, तो फैट का तो वेरिएशन है ही नहीं ना। अच्छा, ये भी हो सकता है कि दोनों का एज भी अलग हो और दोनों का डाइट भी अलग हो, तो कई सारे केसेस बन सकते हैं। ओके ना, आपने देखा होगा कुछ जो कम एज की फीमेल में ब्रेस्ट का साइज ज्यादा लार्ज हो जाता है, कारण वहां पे दोनों ही हो सकता है। आजकल क्या हो रहा है ना, हमारी फिजियोलॉजी को हमारे इन्वायरमेंट से चेंज देखने को मिल रहा है। आप अलग अलग प्रकार की मूवी देखते हैं, अलग अलग टाइप के संगत में रहते हैं, आप अलग अलग टाइप के कल्चर में रहना पसंद करते हैं, इससे हमारे फिजियोलॉजी पे बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है, और इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि कम एज में प्यूबर्टी आ रहा है, ये गलत चीज है। और शहरों के फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है, वो बचपन से ऐसी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होती हैं कि कम एज में प्यूबर्टी आ जाता है और कम एज में सेक्स हार्मोन आना स्टार्ट हो जाता है, तो कम एज में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो शहरों की बच्चियों में, और गांव में परफेक्ट टाइम पर आता है, क्योंकि गांव में कल्चर चलता है, हर चीज का एक परफेक्ट टाइमिंग है लाइफ में, सब चीज चलेगा लाइफ में एक परफेक्ट टाइमिंग पर, तो यही असर हो जाता है। बाकी इससे ज्यादा कोरिलेट मैं नहीं करूंगा, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। ब्रेस्ट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है 12th की भी मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये सीक्वेंस आपके नोट्स में नहीं है, आपको अरेंज कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, और यहीं पर जाके प्रोलैक्टिन की सारी बातें समाप्त हुई। आप नोट्स में कहाँ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। प्रोलैक्टिन, ये रहा भाई साहब प्रोलैक्टिन, ये देख लो, सारी बातें मैंने लिख रखी है, इस डायग्राम को बस आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है कि मिल्क इजेक्शन का क्या तरीका है। बच्चा सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले बच्चा सक करता है, पहले मिल्क नहीं आता है, बच्चा सक किया निप्पल को, बच्चा का सिग्नल गया हाइपोथैलेमस में, मदर के हाइपोथैलेमस में सिक्रीट हुआ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एक्ट किया मायोएपिथेलियम सेल पे,
कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसमें, तब जाके मिल्क इजेक्ट हुआ, मिल्क गया बच्चे के माउथ में, बच्चा का लोग अरे वाह ये तो बहुत अच्छा चीज है, मजा आएगा इससे तो भूख मिट जाएगा। तो पॉजिटिव फीडबैक मिलने लगा किसको, ऑक्सीटोसिन को। बच्चा बार बार शक कर रहा है, बार बार शक कर रहा है, बार बार इजेक्ट हो रहा है मिल्क, बच्चा का पेट भरा, बच्चा इजेक्शन छोड़ा, पॉजिटिव फीडबैक खत्म हुआ, मिल्क आना बंद। दैट्स इट। ठीक, अब आपके उस सवाल का जवाब मैं ही सवाल करता हूं, आप क्या करोगे। अब आप सोचो, क्या एक मेल के अंदर मिल्क का सिंथेसिस हो सकता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं, कारण भी बताना है। देखिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंसेप्ट है, पीरियड का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। आप जो पूछ रहे हैं कि सर उसमें कमजोरी क्यों होने लगता है, उसका कारण है सेल का टूटना। उसमें सेल टूटता है यूटेरस का, और उसमें फीमेल के बॉडी का ब्लड का लॉस होता है, और वो डेड ब्लड नहीं होता है, वो फीमेल के बॉडी का लॉस होता है। तो उसकी वजह से कमजोरी आता है, क्योंकि ब्लड न्यूट्रिएंट कैरी करता है, उसका अलग रीजन है, उसको आपको 12th में समझाया जाएगा। ठीक है, यहाँ बस मैं ब्रेस्ट से रिलेटेड कंसेप्ट समझा रहा हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत बड़ा टॉपिक है 12th में। ठीक है, कमजोरी तो होना नेचुरल है, वो भी नेचुरल है, क्योंकि वहां सेल का टूटना हो रहा है, और जो पेन का काउज है वो सेल के टूटने से ही पेन का काउज है, प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन हो जाता है। 12th में बात करेंगे। चलिए मेरा सवाल का जवाब दीजिए कि मेल के अंदर क्या मिल्क का सिंथेसिस हो सकता है कभी भी? एनीवन आंसर दीजिए। नो सर, क्यों? नो सर, क्यों? प्रोलैक्टिन का रिसेप्टर मतलब नहीं है, मान लिया कि प्रोलेक्टिन आ गया तो, एक्ट नहीं करेगा। मतलब कि अब मान लिया कि प्रोलेक्टिन का रिसेप्टर होता तो, हकीकत तो ये है कि प्रोलेक्टिन ही नहीं आएगा, हकीकत ये है। अब बताइए कि प्रोलेक्टिन क्यों नहीं यस आएगा, सर। अब बताइए कि प्रोलेक्टिन क्यों नहीं आएगा। क्योंकि सर मिल्क के अंदर प्रेगनेंसी का फैक्टर नहीं होता है। मेल में प्रेगनेंसी नहीं होगा, प्लेसेंटा बनवे नहीं करेगा। क्यों नहीं बनेगा? मेल के पास यूट्रस नहीं है, क्योंकि प्लेसेंटा बनता है यूट्रस के साथ, मेल के पास यूट्रस नहीं है। और अगर मेल के पास यूट्रस नहीं है तो फिर कहां से प्लेसेंटा बनेगा, तो कहां से पीआरएल आएगा, और जब एचपीएल नहीं आएगा तो पीआरएल नहीं आएगा, पीआरएल नहीं आएगा तो प्रोलेक्टिन नहीं आएगा। ठंडा क्लियर है? मेल में कभी भी मिल्क का सिंथेसिस नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन आया है सर, बट उससे कहीं करने के लिए क्या करना चाहिए अगर पीरियड की वजह से कमजोरी हो रहा? कुछ नहीं करना चाहिए, वो आपको टॉलरेट करना होगा, दिस इज नेचुरल। और अगर करना है तो जब पीरियड का ब्लीडिंग फेज आने वाला है उससे पहले आप अपना डाइट बढ़ा लीजिए, कुछ नहीं करना, नो मेडिसिन, नो नो सच एनीथिंग। अगर आप कर रहे हैं तो ये कमजोरी तो दूर हो जा रहा है, लेकिन आप अपने बॉडी के फिजियोलॉजी को छेड़ रहे हैं। नेचुरल है ये चीज, मैं 12th में पढ़ाता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कुछ नहीं लीजिए, ना कोई मेडिसिन ना कोई कुछ। रेयर केस में, मान लो स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह है, कल उसको खेलने जाना है, परफॉर्मेंस देना है, कल आपका एग्जाम है, उस केस में आप ले लो, चलेगा, अदरवाइज नहीं। ये नेचुरल है, आपको उससे बचना है, डाइट बढ़ाइए। आइए मोमो ढोमो बर्गर डरगर ये सब खाना छोड़िए, दाल भात चावल मुर्गा मछली अंडा ये सब खाइए, तो ये होता है, ये नेचुरल होता है। ठीक है, और वो दवाई ववाई खाने से कुछ नहीं होता है, वो सब आपके बॉडी को एक गलत वे में लेके जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी मेंस्ट्रुअल के बारे में 12th में डिटेल में बात किया जाएगा। तो यहाँ पे जाके प्रोलैक्टिन भी समाप्त होता है, और लास्ट हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का, एंड दैट इज MSH, सॉरी लास्ट हार्मोन है ना, कितना नंबर है, 6 MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए एक बार बोल लीजिए प्रोलैक्टिन में, किसी को डाउट है हाथ खड़ा कीजिए, मैं ले लूंगा। प्रोलैक्टिन समाप्त, इसको मैंने 12th के चैप्टर से भी कोरिलेट करके पूरा ही समझा दिया, 12th में प्रोलैक्टिन नहीं बताएंगे। एनीवन, प्रोलैक्टिन में कोई डाउट? अभी क्लास में सानू गुप्ता नहीं है, फिर कल बोलेंगे कि यहाँ गए थे और वहां गए थे। अभी कहाँ गए थे? हैं? नहीं है ना क्लास में? रहेगा सर कि मोबाइल डाटा खत्म हो गया। छोड़िए, क्या ही कीजिएगा, क्या बोलेंगे हम। चलिए, लास्ट हार्मोन MSH, जिसका नाम है मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए क्या है, मिलेनो का वर्ड का मतलब है यहाँ पे मेलेनिन पिगमेंट। क्या मतलब है? मिलेनिन, मिलेनिन पिगमेंट, ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है। साइट का मतलब सेल, ऐसा सेल which forms melanin pigment are known as melanocyte। ऐसा सेल जो मेलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करती है कॉल्ड एज मेलेनोसाइट। और उसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन MSH। फिर कह रहा हूं, ऐसा सेल जो मेलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करती है नॉन एज मेलेनोसाइट, और ऐसा हार्मोन जो उसको स्टिमुलेट करती है नॉन एज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड स्टिमुलेट काय के लिए करती है? वही मेलेनिन पिगमेंट बनाने के लिए। तो नाउ सबसे पहले हम समझते हैं कि इस मेलेनिन पिगमेंट का क्या रोल है। इसका क्या रोल है? ये हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। प्रिवेंट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, प्रिवेंट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, यूवी रे और भी एक्सरे, अदर रे जो भी हमारे बॉडी पे गिर सकता है उससे बचाता है। ठीक, मेलेनिन पिगमेंट कैसे? वो हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर नॉर्मल रेडिएशन भी जो है वो अगर एक्सेस अमाउंट में गिरने लगे तो उससे भी हमारा सेल जल सकता है, मर सकता है, बॉडी का सेल जल सकता है, उससे भी बचाता है। यानी कि कुल मिला के ये एक्सेस या हार्मफुल रेडिएशन से हमें प्रिवेंट करता है। मेलेनिन पिगमेंट डार्क कलर का होता है, डार्क ब्राउनिश कलर का होता है। और आप जानते हैं अगर कोई भी बॉडी डार्क है तो एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा करती है, और अगर वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, वो पिगमेंट खुद एब्जॉर्ब कर लेगी, तो सेल के अदर एंजाइम, अदर प्रोटीन वगैरह हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होंगे, हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यही रोल है मेलेनिन पिगमेंट। अब ये जो पिगमेंट है, मेलेनिन पिगमेंट को बनाने वाले सेल, ये दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। एक को तो सिंपली हम लोग मिलेनोसाइट ही कहते हैं, मिलेनोसाइट। लेकिन एक को हम लोग कहते हैं क्रोमेटोसाइट। क्या कहते हैं? क्रोमेटोसाइट। क्रोमेटोसाइट भी मिलेनोसाइट ही है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं ह्यूमन के अंदर, इन ह्यूमन, और ये बात हम कर रहे हैं इन लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, लोअर वर्टिब्रेट एंड सम इनवर्टिब्रेट। मैं तो लिख देता हूं लोअर वर्टिब्रेट, जैसे कि कुछ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एंड रेप्टाइल्स। इसकी बात हम बात करेंगे, पहले हम मेलेनोसाइट की बात कर लेते हैं। आपको पता है ह्यूमन में पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया मतलब मिडिल पिट्यूटरी मर्ज्ड विथ पार्स डिस्टैलिस मतलब एंटेर पिट्यूटरी। तो ये पार्स इंटरमीडिया जो इसके साथ मर्ज हुआ है ना, वही रिलीज करता है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके मेलेनोसाइट को बोलता है, और हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर, ये मेलेनोसाइट कहां पाया जाएगा? स्किन में। कहां पाया जाएगा? स्किन में, पूरे बॉडी के स्किन में, जहां भी है, खास करके वो पार्ट जो एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड है, खास करके वो पार्ट। अब यहाँ पे बाल मुकुंद रहता है तो बोलता है सर हम तो पूरे ठंडी में टोपी भी पहन लेते हैं, कुछ एक्सपोज्ड नहीं रहता है। जो एक्सपोज रहता है वहां चश्मा लगा लेते हैं, तो कुछ एक्सपोज नहीं है। अरे भाई नॉर्मली आप जैसे रहते हैं एनवायरमेंट में, गर्मी के समय में कितना बॉडी पार्ट आपका एक्सपोज रहता है, देख लो। बस आपका चेस्ट से लेके पेल्विक रीजन तक कवर्ड रहता है, बाकी तो हाफ शर्ट में सब खुला रहता है, मुंह कान सब खुले रहता है। तो जब आप सनलाइट में निकलेंगे तो सनलाइट गिरेगा तो स्किन जल सकता है कि नहीं जल सकता है? हाँ, उतना लाइट टॉलरेट नहीं कर सकता हमारा सेल। तो पता है उस समय काम आता है मेलेनिन पिगमेंट। तो MSH ने क्या किया है, मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करके, स्किन की मेलेनोसाइट सेल को स्टिमुलेट करके उसके द्वारा बनवा लिया है मेलेनिन पिगमेंट। क्या बनवा लिया है? मेलेनिन पिगमेंट। और इसीलिए आप गौर करना, जो लोग हाई टेम्परेचर जोन में रहते हैं वो ज्यादा काला होते हैं, या जो इसी रीजन में धूप में अक्सर काम करते हैं वो ज्यादा काला होते हैं। और जो एशियो में रहना सीख गए हैं बाबू साहब सब, वो कम काला होते हैं। कारण क्या है? ये जो मेलेनिन है, ये मेलेनिन पिगमेंट जीन से बनता है, क्योंकि एक प्रकार का प्रोटीनेशियस पिगमेंट। और अगर आप ज्यादा धूप में रहेंगे तो वो जीन ज्यादा फंक्शनल होगा, तो ज्यादा पिगमेंट बनाएगा मेलेनिन। कहाँ पे वो जीन? यही सेल के अंदर है, मेलेनोसाइट सेल के अंदर, तो बनाएगा ज्यादा मेलेनिन।
तो मेलेनिन देता है डार्कनेस, तो आप ज्यादा काला हो जाएंगे। ओके, लेकिन जो लोग रहते हैं एसी में, तो धूप में कम रहते हैं, तो वो लोग का जीन ये ज्यादा एक्टिव नहीं होगा, तो मेलेनिन ज्यादा नहीं बनेगा, तो उसके अंदर फेयरनेस देखने को मिलेगा। लेकिन नेचुरली जितना ज्यादा मेलेनिन है उतना बढ़िया। ये जो एसी वाले लोग हैं ना, जिसको धूप में उतार दो ना, उस दिन इनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर अचानक से तो मेलेनिन बनेगा नहीं। लेकिन हाँ, जो लोग के अंदर मेलेनिन बहुत है, उसको अगर एसी में रख दें 2 दिन के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो किसान जो खेत में काम कर रहे हैं, आप गौर करना, जो वर्कर्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर मेलेनिन का पिगमेंट ज्यादा होता है, वो काले नहीं है, यूं कहो कि वो इन्वायरमेंट में ज्यादा एडेप्टेड है, यूं बोलो। तो यही रोल है बस इसका। कुल मिला के आप कहोगे कि MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन ह्यूमंस secreted from pars distalis because pars intermedia merged with pars distalis, and from that part of interpituitary MSH releases which stimulates melanocyte cell of skin in human and stimulates the melanin synthesis which prevents from harmful radiation or excess radiation of the environment। ये तो वह ह्यूमन के अंदर। नाउ अब मैं बता रहा हूं, जैसे एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स, खास करके आपने गिरगिट को देखा होगा, कई सारे मेंढक को भी देखा होगा, रंग बदलते देखा है। मैं मेंढक की बात कर रहा हूँ, इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। इंसान स्किन से रंग नहीं बदलता है, अपने आचरण से रंग बदलता है, समझ रहे? वो रंग बदलने अलग है, वो है साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चल रहा है, स्किन से रंग बदलता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, जो कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं मेटाक्रॉसिस। क्या कहते हैं इसको? मेटाक्रॉसिस। कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्किन कॉल्ड मेटाक्रॉसिस। और ये प्रॉपर्टी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास देखने को मिलती है। और ये पता है, ये प्रॉपर्टी जो सेल शो करता है उसी का नाम है क्रोमेटोसाइट। क्रोमो का मतलब होता है कलर, साइट का मतलब सेल। कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी शो करने वाले सेल, मेटाक्रॉसिस शो करने वाले सेल क्रोमेटोसाइट कहलाते हैं। ये लोअर वर्टिब्रेट जैसे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। क्वेश्चन इज दैट ये कलर कैसे चेंज करते हैं? मेलानिन पिगमेंट से कलर चेंज करते हैं। कैसे? तो आइए समझाते हैं। लोअर वर्टिब्रेट में बहुत प्रोमिनेंट है। होता है क्या, मान लो कि कोई एक सेल है क्रोमेटोसाइट, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर अगर कोई भी पर्टिकुलर पिगमेंट मान लो कि ऐसे फेयरली ऐसे एक जगह जमा है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब कि एक जगह कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अब आप पूरे सेल पर, सेल को जब ऑब्जर्व करोगे तो डार्क चीजें तो कहीं कहीं जाके जमा हो गई है, पूरी तरीके से फैले रहती तब नहीं डार्क दिखता। मतलब ये फैला हुआ नहीं है, तो ये कैसा दिख रहा है? फेयर, मतलब लाइट। कैसा दिख रहा है? लाइट कलर, फेयर। लेकिन अगर यही सेल के अंदर ये जितना भी पिगमेंट है, ये पूरी तरीके से क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कैसा हो जाए? डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा डार्क। कैसा दिखेगा? डार्क कलर। कैसा दिखेगा? डार्क। अब सुनिएगा ध्यान से, डार्क कराने और लाइट कराने में यहाँ पे 2 हार्मोन का रोल है। एक्चुअल में ये जितना मेलेनिन पिगमेंट बना है, आप मुझे बताइए, यहाँ पे अभी जितना भी मेलेनिन पिगमेंट है थोड़ा सा ही है, सब कोने कोने में इधर उधर कंसंट्रेटेड है, तो यानी कि अभी यहाँ पे मेलेनिन पिगमेंट कम है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा बन जाए तो पूरे स्किन में क्या हो जाएगा? मेलेनिन पिगमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। और ये काम कराएगा कौन? ये काम कराएगा MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके अंदर भी, क्रोमेटोसाइट के अंदर, ये क्रोमेटोसाइट सेल है, तो बताओ ये डार्क हो जाएगा। लेकिन एक हार्मोन होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, जो हम आपको आगे भी बताएंगे, ह्यूमन में भी होता है मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड से आता है। ये मेलाटोनिन क्या करता है? जितना भी बना है मेलानिन पिगमेंट उन सबको एक जगह इकट्ठा कर देता है, एक जगह कंसंट्रेट कर देता है। और इस दौरान सेल, ये जो पर्टिकुलर सेल है क्रोमेटोसाइट, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करती है, तब जाके मेटाक्रोसिस प्रॉपर्टी शो हो पाता है। तो क्रोमेटोसाइट के पास कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से वो मेटाक्रोसिस प्रॉपर्टी शो कर रही है, कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी शो कर रही है उसकी स्किन। और इसमें 2 हार्मोन का रोल है, MSH और मेलाटोनिन। मुझे बताओ MSH क्या करवा रहा है? MSH काला बनवा रहा है या गोरा?
MSH काला बनवा रहा है, देखो ना। और मेलाटोनिन क्या करा रहा है, मेलाटोनिन गोरा बनवा रहा है, मेलाटोनिन गोरा बनवा रहा है। लड़कियां कह रही बड़ा काम का चीज है मेलाटोनिन, इसका नंबर सेव कर लेते हैं। मिल गया साथी हमारा, यही है मेलाटोनिन, गोरा बनवाता है, ठीक है। हाँ तो भैया ये आपके अंदर नहीं है, ये आपके अंदर ज्यादा एक्टिव नहीं है, लोअर वर्टिब्रेट के अंदर है। मेलाटोनिन ह्यूमन के अंदर बहुत लिटिल मात्रा में आता है, आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो अब समझिएगा, ये जो कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी है, गोरा काला गोरा काला गोरा काला, इसको कहते हैं मेटाक्रोसिस। और ये इसमें दो हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट है, MSH और मेलाटोनिन। और ये प्रॉपर्टी शो करने वाली सेल का नाम है क्रोमेटोसाइट, जो पाई जाती है स्किन ऑफ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, मतलब लोअर वर्टिब्रेट। ह्यूमन के अंदर जो सेल है वो मेटाक्रोसिस शो नहीं करती, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं होता है। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता है। इसी वजह से ह्यूमन का स्किन सेल मतलब मेलेनोसाइट तुरंत कलर चेंज नहीं कर सकती है, इंस्टेंटली नहीं कर सकती है, जैसे मेटाक्रोसिस शो कर रहा है कौन, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। तो ये है MSH। इसका मतलब MSH पाया जा रहा है दोनों जगह, क्योंकि MSH ही तो मेलेनिन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करा रहा है। तो फिर मेलाटोनिन का क्या रोल है, बने हुए मेलानिन को एक जगह इकट्ठा कर देता है। हाँ, मेलाटोनिन का थोड़ा बहुत रोल है ह्यूमन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप गौर करना, दिन भर आप धूप में काम करते हो, जो वर्कर है उन्हीं में गौर करना। दिन भर आप धूप में काम करते हो, उसके बाद जब आप रात को आकर रूम में सोते हो, लाइट वाइट बंद करके सो जाओ, ताकि वो सेल एक्टिव ना हो। क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में, सुना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, सनलाइट की प्रेजेंस में जब सनलाइट आता है तब MSH जाके मेलेनोसाइट को एक्टिवेट करता है, तब जाके मेलेनिन का सिंथेसिस होता है। क्योंकि सनलाइट में ही मेलेनिन का रोल है, सनलाइट में मेलेनिन का रोल है, सनलाइट की प्रेजेंस में मेलेनिन का सिंथेसिस होता है। तो दिन को मेलेनिन सिंथेसिस खूब हो रहा है, नो डाउट, लेकिन रात को मेलेनिन थोड़ा कम बनता है और मेलाटोनिन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। भले ही हमारे अंदर थोड़ा सा मेलाटोनिन है, तो रात को मेलाटोनिन क्या करता है, उन सारे सेल में बने हुए मेलेनिन को कोने कोने में जमा देता है। तो सेल थोड़ा बहुत गोरा दिखने लगता है, स्किन थोड़ा बहुत गोरा दिखने लगता है। इसलिए आप गौर करना, जब आप सुबह सो के उठते हो, आईने में अपना शक्ल देखते हो, तो अंदर ही अंदर आपको गुस्सा आता होगा, वो अलग बात है, लेकिन जब आप शक्ल देखते होगे तो आपको लगता होगा आज थोड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, तो आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते होगे। फिर अगले दिन धूप में गए, फिर रात को जब शक्ल देखते होगे तो कॉन्फिडेंस गिर जाता होगा, फिर सुबह कॉन्फिडेंस उगता होगा। ये जो आपका कॉन्फिडेंस गिर रहा है और उग रहा गुर रहा है, ये प्रतीक कह रहा है हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सर, हम तो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, हम तो आईना देखना ही छोड़ दिए हैं, हमको इतना कॉन्फिडेंस है। क्या जी प्रतीक है, आपके नो सर ऐसा बात नहीं है। आपके अंदर मेलानिन कम है, ठीक है, अगर ज्यादा गोरा है तो मेलानिन कम है। तो ये आप, लेकिन ह्यूमन के अंदर ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इसलिए ह्यूमन के अंदर मेटाक्रोसिस हम लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड हियर एंटीरियर पिट्यूटरी समाप्त, यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी समाप्त होता है। और आपको मैं एक बार नोट्स दिखा देता हूँ, सारी बातें लिख रखी है नोट्स में MSH के बारे में। और अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अरे क्या, अब हम बात करने वाले हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी समाप्त, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ अब हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो देख लेना, आप पढ़ लेना, नोट्स में सारा कुछ दे रखा है, देख लो यहाँ पे दे रखा है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, क्या इस MSH को इंटरमीडियन कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज होता है किससे, पार्स इंटरमीडिया से, तो इसको इंटरमीडियन भी कहा जा सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका एंटीरियर पिट्यूटरी समाप्त हुआ, अब हमें पढ़ना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले दो हार्मोन्स। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन? एनीवन हैव डाउट? नो, चलिए तो होमवर्क लीजिए, होमवर्क लीजिए। आ जाइए NCERT पे, पेज नंबर बता रहा हूं मैं। आज आपको क्या करना है, पेज नंबर 332 पर, 332 पर स्टार्टिंग से लेकर
क्योंकि मैंने आज आपको पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा बहुत रिवाइज भी करा दिया है स्टार्टिंग से लेके लास्ट 4th लाइन के ऊपर तक पढ़ लेना है। लास्ट 4th लाइन के ऊपर तक पढ़ लेना है, इतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को समाप्त कर देंगे और फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड थायराइड ग्लैंड, ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट है? नहीं? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।